Hello student, today I am going to start what will be changes in NEP for the purpose of class 9th and 10th student। आज मैं बताने वाला हूँ कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट की क्लास में क्या परिवर्तन होंगे। सबसे पहली चीज़, पिछले 10 वर्षों में कक्षा 9, 10 या यूपी बोर्ड के पैटर्न में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले जब हम लोगों का टाइम था तो हाई स्कूल टाइम पे मार्किंग दी जाती थी, सब्जेक्ट में मार्किंग दी जाती थी 100 नंबर में से। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम आ गया। उसके बाद साइंस के 3 पार्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 पेपर होते थे। उसके बाद उनको मर्ज करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया, दैट इज साइंस सब्जेक्ट। इसके बाद अब एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई। पिछले 10 वर्षों में जितने भी बदलाव हुए हैं, ये उन बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा चेंजेस है। इस चेंजेस में क्लास 9th और 10th के जो स्टूडेंट है उसमें क्या चेंजेस आया उनकी मैं बात करने वाला हूँ। इसमें जो 9th और 10th के स्टूडेंट का पेपर्स होगा वो 2 लैंग्वेज में होगा। एक हिंदी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज में बच्चों का पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। बच्चा जिसमें कंफर्टेबल होगा वो उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को रिप्लाई करेगा। इसका मतलब क्या है, बच्चे पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई हेजिटेशन या मेंटली प्रेशर नहीं होगा कि उसको हिंदी में कमांडिंग है, हिंदी लैंग्वेज में, और क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आ रहा है, या इंग्लिश में कमांडिंग है, क्वेश्चन पेपर हिंदी में आ रहा है। तो वो जिस लैंग्वेज में कंफर्ट फील करेगा, ही कैन रिप्लाई द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन ऑन योर वर्डिंग। अपनी वर्डिंग में, अपनी लैंग्वेज में वो रिप्लाई कर सकता है। एक और इसमें अभी जो आने वाला फ्यूचर में पैटर्न है उसमें 60-40 या 50-50 जो बच्चों का बोर्ड पेपर होगा लगभग इस पैटर्न में। यानी अगर 100 नंबर का पेपर है तो 60% नंबर हो सकते हैं एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सेम प्रोसेस इसमें भी। ये पैटर्न जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, अभी जब पेपर आएगा, अभी इसका कुछ पेपर का पैटर्न थोड़ा सा रिलीज होगा, तो हो सकता है जो एमसीक्यू है वो 60% आए और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो 40% आए। या ये भी हो सकता है 50-50 रखते हैं, आधा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा और आधा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड होगा। इसका फायदा क्या होगा, बच्चा जो क्वेश्चंस लर्न करता था, रटता था, उससे उसको निजात मिलेगी, उससे वो फ्री हो जाएगा। जितना वो डीपली जाएगा, जितना उसको पर्सनल नॉलेज होगा, उतना ही वो जवाब दे पाएगा। अभी तक का वो 3 या 4 पेज का चैप्टर पढ़ता था, उसको समराइज करता था और उसको किसी न किसी तरीके से अपने दिमाग में मॉनिटाइज कर लेता था कि हाँ इस चैप्टर में ऐसी ऐसी स्टोरी है। और उस चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यू होते थे 4, 6 या 10, बस उसी पर वो केंद्रित हो जाता था। अब ऐसा नहीं, जैसे जैसे पूरे चैप्टर में जाएंगे, जितने एमसीक्यू बनेंगे वो सब जितना डीपली जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो पेपर का पैटर्न भैया 60-40 भी हो सकता है और 50-50 भी हो सकता है। मैं फिर बता दूं, 60 में ये एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि बच्चा जितना हो सके वो डीपली में जाए। इससे उसको फायदा क्या होगा, कंपटीशन एग्जाम जब वो फेस आउट करेगा, अभी का जो बच्चा है वो कंपटीशन के लिए, जब कंपटीशन की तैयारी करता है तब वो डीपली में जाता है। अपनी एजुकेशन लाइफ में वो ऊपर था, सतह पर था, अब वो जब कंपटीशन में आता है तब वो डीपली जाता है। अब बच्चा शुरुआत से डीपली में जाएगा तो उस पर उसको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे सब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कोई ये नहीं कि बस जो रट लिया बस उतने ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में 10 एमसीक्यू है तो टीचर घूम फिर करके वही 10 एमसीक्यू देगा, ऐसा नहीं है। पेपर 20 से भी बना सकते हैं, मिड ऑफ द चैप्टर।
कोडिंग के बारे में आप लोगों को पता ही है कि क्लास 6 से ऊपर, क्लास 6 से कोडिंग अप्लीकेबल होगी, 6 से कोडिंग अप्लीकेबल होगी। इस मामले में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे, हम लोग का मतलब इंडिया, अन्य जगह कहीं ना कहीं अप्लीकेबल हो गए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के द्वारा। अब इसमें हम लोगों को और ज़्यादा मेंटली डेवलप होना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है, हम लोग एक बात कह के हमेशा पीछे हो जाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन भाई जितना है उतने का भी यूज़ नहीं करते हैं। जो नहीं है उसके लिए हम परेशान हैं। अभी इसके लिए हम लोगों को हाईटेक होना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, हाईटेक दिमाग में आते ही दिमाग में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि टैबलेट्स, लैपटॉप, वाईफाई एक्सेट्रा। नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो रोज का 1 GB, 1.5 GB, 2 GB मिलता है उसका भी ढंग का यूज़ नहीं करते, तो फिर हम वाईफाई का कहाँ से कर लेंगे। जो नहीं है उसकी बात करते हैं, जो है उसकी नहीं करते। तो इक्विपमेंट जो हमारे पास हैं उनमें बेहतर करें, और ये सच है कि हाईटेक होना पड़ेगा। इक्विपमेंट और रिसोर्सेज से पहले मेंटली हाईटेक होना पड़ेगा। आई कैन डू दैट, कंप्लीटली डू दैट, ये होना चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ा इस सिलेबस में क्लास 9 और 10 के बच्चों का सबसे बड़ा फायदा ये है, उनका सिलेबस डाउन हो जाएगा, सिलेबस बहुत कम हो जाएगा। यानी बच्चे पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंटली हेजिटेशन नहीं होगा कि उसको कोर्स खत्म करना है। कोर्स कम रहेगा तो कोर्स में कितना वो डीपली जा सकता है, इसकी प्रायोरिटी इस नई एजुकेशन पॉलिसी में बनाई गई है। एक और चीज़ है, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब जब भी दिमाग में नाम आता है तो दिमाग में 3D वर्चुअल मॉडल की बात आती है। खैर अभी टाइम है, इंडिया में भी कहीं ना कहीं कुछ जगह है जहां हो चुका है, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा, ये भी सच है। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि जो हमारे पास नहीं है उसकी बात करते हैं, जो है उसकी बात नहीं करते। जो हम लोग देखते हैं यूट्यूब में एनिमेशन वीडियो, हम लोग प्रेरक प्रश्न विद्यालय में करते हैं। हम लोग शॉर्ट स्टोरी, साइंस बेस्ड शॉर्ट स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो रिपोर्ट कार्ड होगा, रिपोर्ट कार्ड की मेन इंपॉर्टेंस है क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक क्लास 9, 10th के स्टूडेंट में रिपोर्ट कार्ड में था क्या, सब्जेक्ट और मार्किंग। लड़का देखता था कि 100 में मेरे 98 है, बगल वाला देखता 100 में 88 है, तो बस वो कॉपी पलटने लगते हैं कि मेरे 10 नंबर कहाँ कट गए, जो मैं उससे पीछे हो गया। ये नहीं देख रहा कि मैं 0 से कितना आ गया हूँ, वो ये चीज नहीं देखता। 88 आ गए तो उसको लगता है कि मैं इंटीजर से 12 नंबर कहाँ कटे, बस वो इस पे ध्यान देता है। 88 कहाँ से आया, इस पे नहीं ध्यान दे रहा है। तो रिपोर्ट कार्ड में होगा क्या, वो 360 डिग्री असेसमेंट होगा। अभी तक होता क्या था, सब्जेक्ट और मार्किंग दिया जाता था, अब लड़कों में दिया क्या जाएगा, मार्क बेसिस नहीं होगा, मार्क्स बेसिस, किसी मार्क्स दे दे, उसमें बच्चे की कैपेबिलिटी होगी, कितना कैपेबल है वो स्टूडेंट, उसकी स्किल के अकॉर्डिंग, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, इनके अकॉर्डिंग उसको मार्क या ग्रेडिंग दी जाएगी, ताकि उसको पता चले कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी, कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेस है। ठीक है, सभी ऑल ओवर पर्सनालिटी को जज किया जाएगा। उसमें जितनी भी पर्सनालिटीज हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, सबको जज किया जाएगा। जज करने के बाद में उन सभी को रिपोर्ट कार्ड में मेंशन किया जाएगा, और जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो जो भी ऑप्शन है सब आपके सामने रखे जाएंगे। बच्चे का जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है उनको इम्प्रूवमेंट कैसे करें, इसके लिए भी उसको कुछ न कुछ विकल्प या बेहतर विकल्प कि लेवल 1 से लेवल 2 या लेवल 3 कैसे जाए, वो लेवल 1 में सिमट के ना रह जाए पूरे वर्ष भर। इसके अतिरिक्त क्लास 9 और 10th में जो स्ट्रीमिंग है, साइंस स्ट्रीमिंग, आर्ट स्ट्रीमिंग, कंप्यूटर स्ट्रीमिंग या कॉमर्स स्ट्रीमिंग, ये सब समाप्त कर दी गई। यू कैन सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट या यू कैन ड्रॉप एनी वन सब्जेक्ट। आप अपनी चॉइस बेस में किसी भी विषय का चुनाव कर सकते हैं, और ना समझ में आने पर एज अ टेस्टिंग यू कैन ड्रॉप दैट। सब्जेक्ट सिलेक्शन की आपको पूरी आज़ादी दी जाएगी, सब्जेक्ट चुनाव की पूरी आज़ादी दी जाएगी।
बीच में आप चाहेंगे तो उस विषय को आप नहीं समझ में आता तो यू कैन रिलीज दैट, उसको छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, पहले हम लोग करते क्या थे, पढ़ाई करते थे, स्टडी। सब पहले हम लोग स्टडी करते थे, स्टडी के बाद कोई कंपनी आती थी, और फिर हमको जॉब प्रोवाइड करती थी। ये हम लोगों का कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद कोई कंपनी आती जॉब देती है, यानी कि हम पहले तो 15 साल 18 साल 20-22 साल स्टडी करें। स्टडी में जब हम लोग आते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, बात जब केजी की में है 1 से स्टार्ट करते हैं। फिर कंपनी आती है, हमको ले जाती है हमारा टैलेंट देख करके, फिर जब वो हमको जॉब प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर देखिएगा 20-25 समझिए 25 साल में हमको जॉब मिल गई। अब वो जॉब की ABCD भी हम यहाँ से सीखेंगे आफ्टर 25 साल तो हमको ये सीखने में लग गया, और 26वें वर्ष से ये सीखेंगे। अब इसमें क्या है, इस नए एजुकेशन पॉलिसी में स्टडी प्लस जॉब दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी शुरुआत से ही आप स्टडी और जॉब दोनों को मिला करके ये नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है कि आप लोग सर्किट वगैरह बनाना है तो ये नहीं कि बाद में आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन सर्किट बनाना सीखे। आप रनिंग क्लास में, रनिंग प्राइमरी, रनिंग जूनियर लेवल में भी आप बना सकते हैं कि कैसे हाउ वी कैन मेंटेन द सर्किट। तो ये दोनों स्टडी जॉब दोनों साथ साथ चलेंगे, दैट विल बी पैरेलल, ठीक है। इसके बाद ये फैकल्टीज तो रहेंगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, बच्चों पे जो प्रेशर रहता है सब्जेक्ट का कि हमने एक बार ले लिया तो उसकी एक डायरेक्शन फिक्स हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपको चुनाव करना है, इसके बाद आप उसका सब्जेक्ट का चुनाव करिए, उसको रीड करिए। नेक्स्ट ईयर इफ यू विल नॉट टेक द लोड ऑफ दैट सब्जेक्ट देन यू कैन इजीली ड्रॉप दैट, ठीक है। तो ये छोटे से मैंने मेन जो पॉइंट्स थे मैंने उसको बदल दिया और बताया है। और एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, हम लोग ये लगभग 34 ईयर बाद, आफ्टर 34 ईयर ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। जो पुरानी पॉलिसी थी, लोग अधिकतर बच्चे समझते थे कि वो पॉलिसी क्या थी, पूछ लिया जाता शायद 1-2 पॉइंट भी ना बता पाए, और उनका सिर्फ दिमाग में ही रहता है बस कोर्स खत्म करना है, पेपर देना है और 100 नंबर की रेस में भागना है। ये वो न्यू एजुकेशन, पुरानी जो पॉलिसी थी ये माइंड में प्रिंट होती है। खैर ठीक है, वो अब उसका मतलब अब उठाने का कोई नहीं है। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मेन पॉइंट्स थे मैंने सब शेयर किया। ओके, आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू।